आज हमारे देश में महिलाओं की स्थिति बहुत दुर्गम हो गई है, क्योंकि वो आज आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक सभी रूप से पीसी जा रही हैं। एक और से हमने देखा है कि 2000 से लेके 2020 तक उनकी अर्थतंत्र में सहभाग भी कम हो गया है। हम सब जानते हैं कि यदि एक गौरवशील जीवन जीना हो तो आर्थिक रूप से स्वतंत्र होना कितना जरूरी है। लेकिन आज वो हमारी जो देश में सिर्फ 100 में से 23 बहनों को कुछ भी प्रकार की नौकरी तो मिलती है, लेकिन वो नौकरी में भी देखा जाए तो 100 में से सिर्फ 6% बहनें हैं कि जिनको संगठित क्षेत्र में काम करने का मौका मिल रहा है, कि जहां वो लोग को थोड़ी तो अच्छी बेहतर स्थिति है, श्रम के कानून वहां लागू होते हैं। लेकिन आज देखा जाए तो 100 में से 94 जो बहनें हैं वो असंगठित क्षेत्र में है, जहां जंगल का राज चलता है, जिसकी लाठी उसकी भैंस। उसी तरह से ये बहनों का अति शोषण होता है, अलग अलग, फिर वो कृषि में हो या औद्योगिक क्षेत्र में हो। ये इतनी बेहाली के बावजूद हम देखते हैं कि बहनें जिस तरह से जूझ रही हैं हमारे देश में, उन पे भी एक नई आफत आ गई जो लॉकडाउन की वजह से कोरोना वायरस के चलते, जो 5 महीने पहले हमारे देश में पूरे देश को बंद कर दिया, लॉकडाउन किया गया। उसमें देखा है बहुत सारी बहनों ने अपना जीवन का, पूरे जीवन के जो आवश्यक चीजें थी वो गंवा दी। उनको अब घर से बेघर होना पड़ा उनको, क्योंकि उनके पास कोई भी पगार नहीं था, वो मालिकों को पगार नहीं दे सकते थे। आज शहरों में 50% से ज़्यादा जो है वो प्रवासी मजदूर हैं, जो अपने रोजी रोटी के लिए शहर आते हैं और सभी क्षेत्र में वो काम करते हैं। वो उद्योगों में, फैक्ट्रियों में, छोटे छोटे गल्लों में, ढाबों में, सब जगह काम करते हैं। वो सभी लोगों को बहुत ही भूखमरी सहनी पड़ी, पुलिस की मार सहनी पड़ी। और वो उनमें से जब शहर में जीने का कोई साधन नहीं रहा तो अपने परिवार के साथ उनको अपने अपने गांव में वापस जाने के लिए सैकड़ों मीलों तक चलना पड़ा। यहाँ भी देखा जाए तो बहनों के जो भी सवालें थी बहुत, क्योंकि हमारे जितने भी, जिसको हम प्रवासी श्रमिक कहते हैं, उनमें से 1/3 करीब 30% जितनी बहनें होती है। और ये बहनों को अपने माहवारी के दौरान जो सहना पड़ा, या तो फिर जो जिनमें से जो जिसके पेट में बच्चा था, वो लोगों को भी कोई भी सरकारी सहाय नहीं मिली। वो एक अस्पताल से दूसरी अस्पताल में जाती थी, उनको प्रसव की पीड़ा होती थी, तभी भी उनको अस्पताल में नहीं लिया गया। कई बहनों ने खेतों में, तो किसी ने रास्तों पर, किसी ने ट्रेन में अपने बच्चे जने। बहुत सारे उसके आंकड़े भी अभी नहीं मिल रहे। सिर्फ 100 में से 17 बच्चे जो जन्मे हैं ये गत 6 महीने में, उनके बारे में सरकार को मालूम है। दूसरों का क्या हुआ उसका कोई पता तक नहीं है। सभी जो सुविधाएं थी, जो वैद्यकीय सुविधाएं थी, वो सभी कोविड के लिए ही डालने की वजह से बहुत सारी बहनों को, जिसको जो गरोदर बहनें थी, जिसको जो प्रसव की पीड़ा हो रही थी, वो बहनों को, नवजात शिशुओं को, उनको जो वैक्सीन देना चाहिए, पोलियो का वैक्सीन, ट्रिपल का वैक्सीन, वो भी मुहैया नहीं हुआ। जब वो लोग मीलों तक जंगल से, रास्ते से, रेलवे की पटरियों से चल रहे थे, वहाँ उनके साथ बहुत यौनिक छेड़छाड़ भी हुई। जिस तरह से वहाँ वो वापस गए, वहाँ जाके भी वहाँ की गरीबी और भुखमरी की वजह से बहुत गलत अलग अलग जो कुप्रथाएं थी, मतलब कि बाल विवाह, जिसके खिलाफ हम 150 साल से लड़ते आए हैं, वो बाल विवाह की प्रथा फिर से आने लगी, क्योंकि मजबूरन गरीब माँ बाप अपनी बेटी की शादी जबरदस्ती कोई बूढ़े या बुजुर्ग आदमी को पैसे के लिए करने लगे। ट्रैफिकिंग, जो बहनों का व्यापार है, बहनों और बच्चों का व्यापार, वो भी बड़े पैमाने में हो गया। इतनी बड़े बुरे हालात हो गए हैं कि आज बच्चे सब स्कूल में नहीं जा सकते। जब भी स्कूलों में कंप्यूटर का इस्तेमाल होता है, ऑनलाइन एजुकेशन की बात करते हैं, लेकिन जब जिसको खाने के लाले हैं, वो कहाँ से लाएंगे स्मार्टफोन, कहाँ से लाएंगे कंप्यूटर। आज 100 में से 8 ही बच्चों के पास कंप्यूटर मिल सकता है, ऐसे हालात है। दूसरी ओर से हम देखें तो स्त्री विरोधी हिंसा बहुत बड़े पैमाने पे बढ़ गई है। सरकारी आंकड़े भी कह रहे हैं। आप स्टेट जो महिला आयोग, राष्ट्रीय महिला आयोग है, राज्य के महिला आयोग है, वहाँ की हेल्पलाइन में भी बच्चों की, औरतों की, बुजुर्ग लोगों की बहुत ही चीखें सुनाई देती है कि वहाँ, और उनको कोई भी ये लॉकडाउन के दौरान असामाजिक तत्व हो या तो फिर जो हमारी यंत्रणाएं हैं उनसे उनको बहुत ही अलग अलग प्रकार की प्रताड़नाएं सहनी पड़ती हैं। हमारे जो
श्रम कानूनों का एक पूरा इतिहास था कि हमारे देश में 48 श्रम कानून है पूरे देश के लिए, जो श्रमिकों की जो मेहनत मशकश जो समाज है जो मेहनत अपनी पसीने खून पसीने से जीता है, उनके लिए 150 साल के सामूहिक संघर्ष के बाद जो कानून हमें हासिल हुए, राज्य के स्तर पे 200 कानून और 48 कानून देश के स्तर पे, वो सबको निकाल के सिर्फ हम 4 श्रम कानून रखेंगे। जो एक वेतन के बारे में, जो वेतन का जो उन्होंने बेसिक जो तय किया है, वो तो अभी के 16 राज्य के जो वेतन दर है, जिसको हम न्यूनतम वेतन कहते हैं, उससे भी कम सरकार ने तय किया है। मतलब कि श्रम को जितना निचोड़ा जाए उतना निचोड़ो, उनका खून चूस लो। और 12 राज्यों ने तो अपने पूरे श्रम कानून को निकाल के मजदूरों से 8 घंटे का जो समय था उसकी जगह उनसे 12 घंटे भी काम ले रहे हैं। दूसरा जो श्रम कानून है वो है जो इंडस्ट्रियल रिलेशन जिसको कहते हैं, औद्योगिक संबंध, उसमें भी किस तरह से जो जनतांत्रिक हक है मजदूरों के, उसको लेने की ही बात आती है। सामाजिक सुरक्षा के कानून में ही सिर्फ औरतों की बात की, जो मैटरनिटी बेनिफिट्स की बात की गई है, और व्यवसाय लक्षी सुरक्षा में भी काम के स्थल पर औरतों के साथ छेड़खानी, ये बात नहीं हुई है। आज हम देखते हैं कि जगह जगह लॉकडाउन के चलते भी अलग अलग प्रकार के विरोध हो रहे हैं, या तो फिर वो ऑनलाइन पे सोशल मीडिया पे हो रहे हैं, और हम देखेंगे तो जिसके बारे में ज़्यादा लिखा नहीं जाता, लेकिन काम के स्थल पे भी बहनें अपना आवाज़ उठा रही है। बेंगलोर की जो कपड़े बनाने वाली बहनें थी, जवान श्रमिक मजदूर, उनसे ज़बरदस्ती 12 घंटे काम कराते थे, उसके सामने उन्होंने आवाज़ उठाई है। दूसरी बात जो हम देखते हैं कि पुलिस का दमन बहुत ही बड़े पैमाने पे पड़ गया है। लॉकडाउन के कानून रोज़ बरोज़ बदलते जाते हैं, और उसको लोगों को समझाने की जगह या तो कम्युनिटी रेडियो के द्वारा, FM रेडियो के द्वारा लोगों को के पास अलग अलग जगह नोटिस लगा के उनको समझाने की जगह पुलिस सिर्फ उनको लाठी, गोली, बेड़ी और जेल का साम्राज्य लगा रही है। जो लोगों के मानव अधिकारों के लिए लड़ रहे हैं, ऐसे कार्यकर्ता जो उन पे केसेस डालना, उनको खूब अलग अलग प्रकार से प्रताड़नाएं करना, अरेस्ट के वारंट डालना, हमने देखा है। बहुत सारे विद्यार्थी पूरे देश में जिन्होंने मानवाधिकार के लिए, लोगों के हकों के लिए लड़ाई की, वो सब भी लोग पे आज वारंट दिए जा रहे हैं, उनको जेल में बंद किया जा रहा है। यहाँ तक कि जो महिला कार्यकर्ता जिसके जो गरोदर है, जिसके पेट में बच्चा है, उसको भी जेल में बंद करने की बात होती है। जब माइनॉरिटी या तो जो देश की लघुमती, धार्मिक लघुमती है, और ज़्यादातर तो मुस्लिम, उन लोगों को तो युवान युवतियों को पे तो बहुत ही दमन का एक कहर छा गया है। और ऐसे में हम देखते हैं कि जिस तरह से नारी संगठना, जो नारी हक के लिए लड़ने वाले संगठना, किसानों के हक के लिए लड़ने वाले संगठना, आज हमारे देश में 1 लाख, सरकारी आंकड़ों के मुताबिक 1,49,000 किसानों ने एक ही साल में 2019 की साल में आत्महत्या की है। ऐसा क्यों हो रहा है? एक और से आज देखा जाए तो सिर्फ कृषि ही अच्छा विकास दिखा रही है। औद्योगिक क्षेत्र तो लॉकडाउन की वजह से नेगेटिव ग्रोथ करते, वहाँ विकास नहीं हो रहा है। और जो किसान हमें फल देते हैं, हमें सब्जियां देते हैं, हमारे देश की जो अन्न सुरक्षा के जो बुनियादी काम करते हैं, उन लोगों को भी आज हम कैसी आर्थिक नीतियां ला रहे हैं। हमारा आत्मनिर्भर अभियान या तो गरीब कल्याण योजना क्यों गरीबों को ही इतनी हद तक उनके सवालों के प्रति असंवेदनशील है। सभी जो आत्मनिर्भर योजना में भी वो लोग कहते हैं कि हमने रिलीफ पैकेज दिया है, लेकिन सामाजिक आंदोलनों का मानना है कि ये आर्थिक पैकेज है। किस तरह से मध्यम या तो सूक्ष्म और जो छोटी जो उद्योग है, उस लोगों को उभारने के लिए उसको मदद, मतलब कि जो पूंजीपति है उनको ज़्यादा मदद करने का, और जिस तरह से पूरे देश का जो अर्थतंत्र है उसमें ज़्यादा से ज़्यादा परदेसी पूंजी ला के विकास करने का, और वो विकास के नाम पे मजदूरों के जमीन छीन लेने का, आदिवासियों के जमीन छीन ले की, जंगलों की कटाई करने की, खदानों में से ज़्यादा पूरा लोगों जो भी पर्यावरण के नियम है उसको तोड़ के एक पूरा
चारों ओर अराजकता फैलाने का वातावरण आ रहा है। इनमें सबसे ज़्यादा जो पीसी जाती है वो औरतें हैं। आज हमने देखते हैं औरतों के प्रति और लड़कियों के प्रति जो हिंसाचार है बहुत ही बढ़ गया है। पूरे जो वो रिलीफ जो लॉकडाउन के दौरान सबसे ज़्यादा जिसको सहना पड़ा है वो असंगठित क्षेत्र में मजदूर, जो दहाड़ी जो नाका में काम करते, नाका वर्कर्स जिसको हम कहते हैं, वो जो लोग डेली वेज अर्नर्स हैं वो, या तो फिर जो सेक्स वर्कर्स हैं, या तो फिर ट्रांसजेंडर कम्युनिटी है, और जो भी लघुमती संप्रदाय के दलित, आदिवासी, ये सभी लोगों को ये 6 महीने में जो प्रताड़नाएं सहनी पड़ी है उसके लिए आवाज़ उठाना, उनकी आवाज़ को बुलंद करना, और सामूहिक रूप से ये पूरे जिस तरह से ये पूरा वातावरण हुआ है उसके सामने आवाज़ बुलंद करना, और एक सामाजिक न्याय के लिए, मानवाधिकार के लिए, और लोगों के आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक हक के लिए लड़ना। यदि हमने आज नहीं उठेंगे तो जुल्म बढ़ता ही जाएगा और कहर बढ़ता ही जाएगा और लोगों में निराशा का वातावरण आ जाएगा। आज हमें एक आशा की किरण है, तो हमारा सामूहिक संघर्ष है। हम एक साथ आ जाएंगे तो हमें हमारे पूरी एक सॉलिडारिटी, जो लोग पीछे गए हैं, जो लोग पीछे जा रहे हैं, उनके प्रति हमारी एक जिम्मेदारी, और हम सब एक नागरिक के, भारत के नागरिक के नाते हमें ये सामाजिक न्याय स्थापित करने के लिए आज हमें उठना ही पड़ेगा। शुक्रिया।